सोचिए, क्या होता है जब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने आ जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, एक ऐसी टक्कर की जिसने न सिर्फ इतिहास बल्कि दो महाद्वीपों का चेहरा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की, जहां यूरोप से आए लोगों का सामना वहां के मूल निवासियों से हुआ। जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ एक जैसा चला आ रहा है, और फिर अचानक एक दिन सब कुछ पलट जाता है। बस यही दो संस्कृतियों का जबरदस्त टकराव हमारी आज की कहानी का फोकस है। तो ये कहानी शुरू होती है दो बहुत बड़े, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान महाद्वीपों पर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर सदियों से लोग प्रकृति के साथ मिलजुल कर जी रहे थे। उनकी अपनी दुनिया थी, अपने रीति रिवाज थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उम्मीदों और सपनों से भरे जहाज उनकी तरफ बढ़ रहे थे, एक ऐसे बदलाव को लेकर जो इनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अमेरिका से यूरोप से आए लोगों के लिए ये एक नई दुनिया थी, अवसरों की भूमि, सपनों की जमीन। पर एक बात थी, ये जमीन खाली नहीं थी। यहाँ पहले से ही लाखों लोग रहते थे जिनका ये घर था, और बस यहीं से शुरू हुआ टकराव का सिलसिला। अच्छा, तो ये नए आने वाले लोग आखिर थे कौन? इन्हें सेटलर कहा जाता है। ये लोग यूरोप से आए थे, जैसे हॉलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस से। वहां की गरीबी से या धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर एक नई जिंदगी की तलाश में ये लोग अटलांटिक पार करके यहाँ आ पहुंचे थे। अब यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत आई वो थी जमीन को लेकर। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। यूरोप से आए लोगों के लिए जमीन एक चीज थी, एक कमोडिटी जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन मूल निवासियों के लिए जमीन माँ जैसी थी, पवित्र थी। वो पूरे समाज की थी, किसी एक इंसान की नहीं। अब खुद सोचिए, ये दो बिल्कुल अलग सोच आपस में कैसे टिक पाती? और ये टकराव बहुत बहुत तेजी से बढ़ा। इस टाइमलाइन को देखिए, कैसे सेटलर्स तेजी से पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ बढ़ते गए। सिर्फ कुछ ही दशकों में लुइजियाना की खरीद हो या फिर पूरे देश को जोड़ने वाली रेलवे लाइन, इन चीजों ने अमेरिका का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इस तेजी से बढ़ते विस्तार के बीच मूल निवासियों की आवाज सुनिए। 1854 में एक मूल अमेरिकी प्रमुख ने पूछा था, तुम आसमान को कैसे खरीद सकते हो या जमीन की गर्माहट को? ये सोच ही हमारे लिए अजीब है। उनकी ये बात, उनकी ये एक लाइन इन दो दुनियाओं के बीच की गहरी खाई को साफ दिखा देती है। तो सवाल ये है कि आखिर इस विस्तार के पीछे, इस धक्के के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही थी? 3 चीजें सामने आईं: जमीन की भूख, सोने का लालच और इन दोनों की वजह से एक भयानक संघर्ष। इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1848 में, जब कैलिफोर्निया में सोना मिलने की खबर फैली। बस फिर क्या था, एक जुनून सा छा गया। हजारों लाखों लोग सोना ढूंढने के लिए पश्चिम की तरफ भाग पड़े। इस गोल्ड रश ने जमीन पर दबाव इतना बढ़ा दिया कि मूल निवासियों के साथ तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। ये गोल्ड रश सिर्फ एक घटना नहीं थी, नहीं, ये तूफान था, एक ऐसी लहर जिसने मूल निवासियों की दुनिया को हमेशा के लिए उलट-पुलट कर दिया। सेटलर्स की इस भीड़ ने जमीन पर इतना दबाव बनाया जिसे ठीक करना नामुमकिन था, और इसने हिंसा और विस्थापन का एक ऐसा चक्र शुरू किया जिसका असर आज तक देखा जा सकता है। और इस स्लाइड में जो आंकड़े हैं वो इस कहानी को और साफ कर देते हैं। 1820 तक जहां मूल निवासियों की आबादी सिर्फ 6 लाख रह गई थी, वहीं यूरोप से आए सेटलर्स की गिनती 90 लाख से भी ज्यादा हो चुकी थी। आप इस असंतुलन को देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि मूल निवासियों पर कितना ज्यादा दबाव था। तो आखिर इस संघर्ष का नतीजा क्या निकला? अमेरिकी सरकार ने रिजर्वेशंस की पॉलिसी शुरू की, मतलब मूल निवासियों को उनकी पुरखों की जमीन से जबरन हटाकर दूर दराज के छोटे छोटे बंजर इलाकों में भेज दिया गया। इससे उनका रहने सहने का पूरा तरीका ही तबाह हो गया। चलिए अब हम चलते हैं दुनिया के दूसरे छोर पर, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पहुंचकर आपको हैरानी होगी कि कहानी कितनी मिलती जुलती है। हाँ, इसके अपने कुछ अलग और शायद और भी ज्यादा दर्दनाक मोड़ हैं। ब्रिटेन ने जब ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा किया तो उसकी बुनियाद एक अजीब से कानूनी आइडिया पर रखी। वो आइडिया था टेरा नूलियस। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है किसी की जमीन नहीं। सोचिए, इस एक लाइन से अंग्रेजों ने ये कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया तो खाली पड़ा है और वहां हजारों सालों से रह रहे मूल निवासियों के अस्तित्व को ही नकार दिया। ऑस्ट्रेलिया के इन मूल निवासियों को
एबोरिजिनल कहा जाता है। ये शब्द लैटिन से आया है, जिसका मतलब है शुरुआत से, और ये शब्द ही उनके इस जमीन के साथ गहरे पुराने रिश्ते को बताता है। और बिल्कुल अमेरिका की तरह यहाँ भी उस अन्याय और दुख की भावना बहुत गहरी थी। सुनिए, 1790 का ये एक अकाउंट है। जो गोरे लोग हमारी जमीन पर आए, उनका बर्ताव दुख से भरा था। हजारों लोगों को उनकी जमीन से खदेड़ दिया गया, बिना किसी वजह के उन्हें मार डाला गया। ये शब्द सुनकर दर्द महसूस होता है। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी तेजी से अमेरिका के ही रास्ते पर चल पड़ा, एक सेटलर देश बन गया। स्वशासन मिलना, यहाँ भी सोने की खोज होना, एक नई राजधानी, ये सब तरक्की के नाम पर हुआ। लेकिन ये एक ऐसी तरक्की थी जिसकी कीमत वहाँ के मूल निवासियों ने चुका। तो आखिर इन दोनों कहानियों का अंजाम क्या हुआ? इनका असर आज कैसा है? अब हम देखेंगे कि इस उपनिवेशवाद की विरासत क्या रही है और कैसे आज भी इन दोनों महाद्वीपों के मूल निवासी अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही दर्दनाक पैटर्न सामने आता है। पुरखों की जमीन का छिन जाना, बीमारी और लड़ाई में आबादी का खत्म हो जाना, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का नष्ट हो जाना, और सबसे बढ़कर अपने हक और पहचान के लिए एक लंबा, कभी न खत्म होने वाला संघर्ष जो आज भी जारी है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में उम्मीद की कुछ किरणें भी दिखी हैं। ऑस्ट्रेलिया की ये टाइमलाइन उसी तरफ इशारा करती है। ये एक धीमी, मुश्किल यात्रा है माफी और सुधार की। टेरा न्यूलियस के कानून को खत्म करना हो या स्टोलन जनरेशंस के लिए माफी मांगना, ये सब बहुत जरूरी कदम हैं, भले ही देर से उठाए गए। और इसी सोच के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं कि आखिर कोई देश अपने अतीत के साथ, अपने पास्ट के साथ कैसे समझौता करता है। ये सवाल सिर्फ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये दुनिया के हर उस देश के लिए है जो अपने औपनिवेशिक इतिहास से जूझ रहा है। घाव भरने का रास्ता लंबा है और ये सफर आज भी जारी है।